ओके, फर्स्ट 2 लेक्चर में अपने ये सीख गए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब आया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये नया टॉपिक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना है तो यहाँ पे मेथड चेंज होगी। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। गुजराती में उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, मतलब कि ब्याज का भी ब्याज, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेते हैं या चुकाते हैं तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जब डिफरेंस देखने जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि सादा ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में काउंट होता है, तो डेफिनेटली वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही काउंट होता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में पीरियड जितना भी होता है उतना पीरियड के लिए ही, मतलब कि एक अमाउंट के ऊपर, एक प्रिंसिपल के ऊपर अपने इंटरेस्ट काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हर महीने या फिर हर साल जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और ऐड होते होते ये इंटरेस्ट काउंट होता है। मतलब यहाँ पे लॉजिकली ऐसा बोलूँ तो हर साल प्रिंसिपल चेंज हो जाती है, समझ रहे हो। तो हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रही है तो हर साल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है या फिर आपको जो चुकाना पड़ रहा है वो बढ़ रहा है। यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन जो फॉर्मेट होता है वो होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करने के लिए इतने सारे फॉर्मूला की अपने को जरूरत पड़ेगी, बराबर। तो इतने सारे फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सम का क्वेश्चन, अपने जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब पहला फॉर्मूला देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P in bracket, in small bracket 1 plus r divided by 100 raised to n minus 1, ठीक है। अब a is equal to P in bracket 1 plus, अब यहाँ पे देखेंगे r1 divided by 100, r2 divided by 100, वैसे चलता ही जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, ये कब यूज करना है, तो ये यूज तब करना है इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर द कन्वर्जेशन पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मान लो कि यहाँ पे 10% दिया है, यहाँ पे 12% दिया है, ऐसे अलग अलग परसेंटेज दिए है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, तो ये फॉर्मूला अमाउंट ढूंढने के लिए था, जब ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू P, ओके। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला में ये चीज चेंज है, ऊपर के फॉर्मूला में वो चीज नहीं है। यहाँ पे n मतलब ये सीधी सी बात, ये क्या बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ द पीरियड अलग अलग दिए हैं, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग दिए हैं, समझ रहे हो। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज R1 फॉर द N1 पीरियड, मतलब कि 10% है कोई पीरियड के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर दूसरी अमाउंट का इंटरेस्ट होगा 5% 10 साल के लिए, ऐसा हो। मतलब कि नंबर ऑफ द पीरियड भी अलग अलग दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग दिए, अलग अलग अमाउंट के लिए, तब अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसका अमाउंट ढूंढने के लिए। बाकी फिर तो ये तो अप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बराबर। टका अलग आप्या હોય વ્યાજનો દર, અને સાથે સાથે પીરિયડ 5 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ બધા માટે 10%, 5 વર્ષ માટે મૂક્યા 12%, 18 વર્ષ માટે મૂક્યા, તો मतलब કે અહીંયા વર્ષો બી ચેન્જ થાય છે અને R1 R2 રેટ બી ચેન્જ થાય છે, ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો, સમજણ પડી, ઓકે। હવે આગળ આવશે ये वाला, ये 4 नंबर वाला है, ये कब यूज करना है, तो ये भी यही सिचुएशन में यूज करना है। देखो N1 N2 N3 सेम ही है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100K और उसका रेज टू उसका पावर दिया है N मल्टीप्लाई बाई K, बराबर। अब ये क्या है, K क्या है, बराबर।
तो इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड के टाइम्स, मतलब कि इंटरेस्ट जो है ना उसको कंपाउंड करते 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 करते, मतलब उसका टाइम दिया 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम, तो टाइम को के बोलते हैं, बराबर। इन अ ईयर देन अमाउंट आफ्टर एन ईयर इज इक्वल टू, मतलब कि जहां पे कोई इंटरेस्ट कितनी बार कंपाउंड हो रहा है वो दिया हो, इट्स काइंड ऑफ हफ्ता, बराबर। तो वो के बोलते हैं, के मतलब कि कितनी बार, बराबर, नंबर ऑफ द टाइम्स। तो ऐसे कोई फॉर्मूला होते हैं। अब ये सब फॉर्मूला ऐसे देख तो लिए, लेकिन एक्चुअली में जब क्वेश्चन देखेंगे, सम का जो सवाल है वो देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, वो सीखना जरूरी है। ऐसे ही तैयार करने से कोई मतलब नहीं है, इसको फिर सही जगह पे कैसे यूज करना है ना, वो जरूरी है, ठीक है। ये देखने के बाद अपने यहाँ पे चालू करते हैं। ओके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at the rate of 5.5% per annum for 5 years. Also find the amount. अब यहाँ पे क्या फाइंड करना बोला है? अमाउंट फाइंड करना बोला है, बराबर। क्या बोला है? अमाउंट फाइंड करना बोला है। क्या बोला है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला है, और यहां पे P इज इक्वल टू अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000। हाउ मच? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5.5%, और नंबर ऑफ द ईयर कितना दिया है, N इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। अब अपने यहाँ पे क्या ढूंढना है? अमाउंट ढूंढना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास? तो अमाउंट का फॉर्मूला है अपने पास A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट ओवर रेज टू N। ये फॉर्मूला में अपने ये जो डेटा है वो पुट करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। P की जगह पे क्या लिखेंगे? 10,000। 1 की जगह पे 1, R की जगह पे रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या है, तो 5.5% है, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 100, और नंबर ऑफ द ईयर कितने हैं, तो 5। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप इसको आसानी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आंसर मिलेगा 10,000 डिवाइड इन ब्रैकेट 1.055। इसका सॉल्यूशन 1.055 रेज टू 5 होगा। तो आंसर इसका अपने को रेज टू 5 टाइम करना पड़ेगा, तो अपने को मिलेगा आंसर 10,000 इन ब्रैकेट 1.3094। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को आंसर मिलेगा 13,094.39 रुपीज, बराबर 13,094.39 रुपीज। अब ये क्या मिला? तो अमाउंट मिला। अपने को जो पूछा है फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट अपने ने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। अब यहाँ पे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी, क्योंकि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, तो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? A माइनस P। A क्या मिला? 13,094 रुपीज 39 पैसे माइनस प्रिंसिपल अपनी थी 10,000। आंसर मिलेगा 3094.39 रुपीज, बराबर। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए अपने पास अमाउंट नहीं थी, वही अमाउंट अपने ने यहाँ से ढूंढी, ये ढूंढ लिया। फिर अपने ने अपना फॉर्मूला जो था कंपाउंड इंटरेस्ट का वो अप्लाई किया ना, अपने को ये आंसर मिल गया। बस इतना ही इजी होता है, बराबर। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 पार्ट में डाल दूंगा तो आपको इजी रहेगा, आपको ज़्यादा वीडियो चेक नहीं करने पड़ेंगे। आगे આગળના લોકો હસો નહીં, વિડીયો ચાલુ છે, નામ દઉં। Find the compound interest on 25,000 rupees at the 5% per annum at the end of the 2.5 year if the interest is calculated half yearly। यहाँ पे देखो आपको बोला है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली। मैंने बोला था ना कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पीरियड दे देना तो वहां पे के डिनोट होता है, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू हाफ ईयरली आएगा, बराबर।
चलो मतलब हाफ ईयरली मतलब कि साल में कितनी बार होता है, 2 बार, तो k इज इक्वल टू 2 टाइम्स आएगा। अब अपने डेटा निकालते हैं, p इज इक्वल टू 25,000, ठीक है, r इज इक्वल टू 5%। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 2 हाफ ईयर्स, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5 ईयर, अपने ऐसे लिखते हैं, या फिर 5/2 यू कैन राइट। और इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार, ठीक है, इतना लिख दो। फिर क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अपने पास ए नहीं है, मतलब कि अपने को ए ढूंढना है। तो अपने ए ढूंढेंगे, फॉर्मूला से हम वही अप्लाई करेंगे, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R। अब यहाँ पे याद रखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहाँ गया R के वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे K दिया है तो K अप्लाई ऐसे ही करना पड़ता है, बराबर। R डिवाइडेड बाई 100 के ब्रैकेट ओवर ऊपर आएगा एंड मल्टीप्लाई बाई K। P की जगह पे रखेंगे 25,000, 1 प्लस R की जगह पे रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 और K की जगह पे रखेंगे 2, फिर N की जगह पे 2.5 और K की जगह पे 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, 25,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.025 रेज टू 5। अपने को ऐसा इसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेटर में करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 25,000 1.025 रेज टू 5 का आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.1314। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 28,285.20 रुपीज। अब ये आंसर मेरे को मिला, मुझे मिला ए। अब मुझे ढूंढना क्या है, आई नीड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेम ये फॉर्मूला ही मैं हर जगह पे लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेंज करना नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। अब मेरे को अमाउंट ए क्या मिली, 28,285.20 रुपीज माइनस मेरी प्रिंसिपल थी 25,000। सो आंसर इज लाइक 3,285.20 रुपीज। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल सम था, यहाँ पे के टाइम वाला सम था, तो डेटा और फॉर्मूला दोनों चेंज हो जाते हैं, अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 200। डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 200। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 रुपीज, बराबर। एट द 4% फॉर द 2 ईयर। अब व्हाट इज द 4%, तो उसको बोलेंगे R। 4% 2 ईयर मतलब n इज इक्वल टू 2 ईयर्स ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। अपने पास प्रिंसिपल है ही नहीं, फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड करने का बोला है, तो अपने पहले यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है PRN डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे P की जगह पे अपने पास कुछ नहीं है, तो वी नीड टू सपोज और गैस करना है कि P इज इक्वल टू, सपोज वी कैन टेक P इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर मिलेगा 8 रुपीज। ये है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 100 रुपये पे 8 रुपये अपने को मिला। सेम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर। तो उसका फॉर्मूला आएगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n माइनस 1। इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम P सेम ही लेना है, तभी जाके अपने को एक बेस मिलेगा जो सही कैलकुलेशन डिफरेंस करके देगा, -1। तो इसका आंसर अपने को मिलेगा 8.16 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में 8 रुपया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 8 रुपये से 16 पैसे ज्यादा मिले हैं।
तो यही होता है जो जज करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। अब अपने को बोला है वैसे कि डिफरेंस दोनों क्या क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट बराबर, तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8.16 माइनस 8, तो 0.16 रुपीज है ना। एक्चुअली में इसको रुपीज नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने पॉइंट में लिखा है इसलिए रुपीज यहाँ पे चलेगा, बाकी ये तो पैसा होगा, इतना आता है। अब ये क्यों आता है, तो ये अपने ने प्रिंसिपल कितना अज्यूम किया था 100 पे 0.16 है, समझ रहे हो। अब अपने यहाँ पे करेंगे व्हेन द डिफरेंस इज इक्वल टू 200 देन द प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस कितना है अब 200, तो यहां पे अपने नया फॉर्मूला डालेंगे व्हेन डिफरेंट इज इक्वल टू 200 प्रिंसिपल देन इट विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.16, तो आंसर मिलेगा 1,25,000 रुपीज आपकी प्रिंसिपल थी। ये पी ढूंढने का शॉर्टकट बराबर, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे, अ सर्टेन प्रिंसिपल डबल्ड इन 6 ईयर, बराबर, वो डबल हो जाती है 6 साल में, बराबर। व्हाट इज द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आर क्या आएगा वो ढूंढना है। लेट द प्रिंसिपल is equal to P, amount after 6 year, 6 ईयर के बाद अमाउंट जो मिलेगी वो मिलेगी 2P, क्योंकि यहाँ पे बोला है डबल हो जा रही है, तो 2P, ठीक है। तो अपने यहाँ पे A इज इक्वल टू फाइंड करेंगे P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N। सो अमाउंट तो डबल ऑफ द प्रिंसिपल हो जाएगी, तो 2P इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ द ईयर कितने हैं 6, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे P कैंसिल कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 6, बराबर। हंड्रेड रेज टू 6। अब यहाँ पे लॉग लेके आंसर ला सकते हो, लॉग की मेथड नहीं आती है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन योर लॉग टेबल से नहीं मिला तो अपने पास कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होगा तो यू कैन नॉट टेक इट। तो आपको कैलकुलेटर नहीं है अपने पास साइंटिफिक, तो आपको एग्जाम में लॉग टेबल देंगे ही, आपको 2 का लॉग देखना है जिसका आंसर मिलेगा 0.3010, बराबर। और ये जो लॉग का रूल है, ये लॉग जो पावर होता है नीचे आ जाता है, तो इसका बनेगा कैसे मैं लिख के देता हूँ आपको। log 2 इज इक्वल टू 6 log इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, ये नीचे आ गया, यहाँ पे लॉग लग गया। 2 का लॉग अपने को देखना है, आंसर मिलेगा 0.3010, 6 log 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.0502 इज इक्वल टू लॉग, ये डिवाइड में आ गया इसलिए ये हो गया 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑफ द बोथ साइड, अब आपको एंटी लॉग का टेबल देखना है, अब लॉग टेबल नहीं देखना है, आपको उल्टा देखना है कि ये वैल्यू टेबल में कहाँ पे आते हैं, 0.0502 कहाँ पे आता है। तो अपने यहाँ पे यूज करेंगे एंटी लॉग टेबल। अब एंटी लॉग टेबल का जब आप 0.0502 देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.123 इज इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। अब R डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.123, तो आप इसका कैलकुलेशन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.3%, बराबर। बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल था ये, यूनिवर्सिटी में, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, साउथ यूनिवर्सिटी में, फिर HNGU में,
फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में, फिर MBA में भी ये पूछा गया हुआ सवाल है, इवन सम B.Ed में भी ये सवाल पूछा गया है। इतने IMP सम था ये। और आगे के अब के जो भी सम आएंगे, आगे के 3 सम है वो भी IMP है, इसके बाद के और 3 सम। बराबर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट सम what sum will amount to rupees 21,490 in 5 years at 12% compound interest per year payable half yearly। देखो यहाँ पे वापस से आया है हाफ ईयरली पे करना है, ठीक है। what sum will amount of rupees 21,490, तो यहाँ पे भी समझ सकते हो कि मुझे A इज इक्वल टू 21,490 दे दिया है, लेकिन मुझे P दिया हुआ नहीं है। मुझे यहाँ पे R 12% दे दिए, मुझे N यहाँ पे 5 ईयर दे दिया है, और हाफ ईयरली मतलब कि साल में 2 बार। बराबर, इतना अमाउंट मुझे दिया है, मतलब कि K मुझे दे दिया है। K दिया है तो मुझे K वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बराबर, अगर मैं यहाँ पे ये गलती करूंगा तो मुझे मेरा आंसर जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे A ढूंढना है, तो A में मैं फॉर्मूला डालूंगा वही K वाला, और यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा जो मेरे पास है। नहीं है वो वैल्यू मैं ढूंढूंगा, तो यहाँ पे P ढूंढना है 100 है, हाँ सॉरी 100, ये 100 K है, होता है 1 प्लस R की जगह पे क्या है 12 डिवाइडेड बाय 100, K की जगह पे 2, यहाँ पे N की जगह पे 5 साल है, और K की जगह पे 2, और A की जगह पे मुझे वैल्यू दी है 21,490। मैं यहाँ पे वापस से 21,490 वैसे का वैसे ही लिखूंगा। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा, जो आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऐसा रेज़ टू 10। अब इसको मैं लॉग बनाऊंगा, क्योंकि लॉग के अलावा मुझे यहाँ पे आंसर मिलने वाला है नहीं। हाँ मिल सकता है 1.06 को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे 21,490 से डिवाइड करना है तो सीधा P मिल जाएगा। तो अपने यहाँ पे ऐसा करते हैं, P इज इक्वल टू अपने पास आंसर मिलेगा 12,000, आपको 1.06 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर मिले उसको इससे डिवाइड कर देना है। तो सिंपल इसका आंसर आप लोग को सीधा प्रिंसिपल ₹12,000 मिल जाएगा। आपको ना ही लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, ना ही एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये IMP था, बराबर। विदाउट लॉग टेबल कैलकुलेट करना है। अगर ऐसी सिचुएशन अपने पास आती है, तो ऐसी सिचुएशन जैसे कि ये वाली सिचुएशन है वो आई, तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, R है ही नहीं, इसका वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली लॉग टेबल और एंटी लॉग दोनों का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है नहीं, तो आप यहाँ पे वो आसानी से यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। आगे ये IMP सम था, मैंने टिक किए वो IMP सम थे। A certain money invested on the compound interest amount to the ₹12,100 in a 2 year। 12,000 ना 100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे हुए हैं। ₹13,310 इन द 3 years। याद करो जब मैं फॉर्मूलाज चला रहा था ना, तब मैंने बोला था कि अमाउंट और साल अलग अलग हो तब फॉर्मूलाज चेंज होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 ना 100 रुपये मिलता है 2 साल के ऊपर, 13,300 ना 10 रुपया 3 साल के ऊपर। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया था वो ढूंढना है, बराबर। तो यहाँ पे पहले तो यही करना पड़ेगा कि अपने पास P है ही नहीं, तो लेट द सम इज P लिखेंगे यहाँ पे, या IMP सम है। लेट द सम इज PP मतलब कि प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अपने को अमाउंट ढूंढना है, तो A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू
एन। अब एक ही जगह पे आएगा 12,100, पी की जगह पे तो अपने को पता ही नहीं है, आर की जगह पे अपने पास कुछ नहीं है क्योंकि रेट ऑफ द इंटरेस्ट भी अपने को दिया हुआ नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, और एन की जगह पे 2 है। इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही अपने पास एक दूसरी अमाउंट है 13,310, तो यही फॉर्मूला में अपने डालेंगे 30,310, पी अपने पास है नहीं, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ द ईयर कितने दिए हैं 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का अगर सॉल्यूशन सामने सामने रख के करा जाए, इसके सामने ये इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन करने जाए तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा 13,310 डिवाइडेड बाई 12,100 रुपीज, सॉरी। सो इसका फॉर्मूला ऊपर 1 प्लस आर डिवाइडेड 100 और यहाँ पे आएगा पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड 100 रेज टू 2। ये दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया है सामने सामने इक्वेशन रख के, बराबर। अब यहाँ पे जो उड़ता है उसको उड़ा देंगे तो एक तो ये गया, बराबर। फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, जो लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे बचा, इसका डिवाइडेशन करोगे तो आएगा 1.1, फिर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 1, लेकिन वो रेज टू 1 लिखने का मतलब है नहीं, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक्स में इसको लिख के दिया नहीं, सीधा आंसर दे दिया ऐसे 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर मिलेगा कुछ 0.1 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100, सो आर इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1, सो आर इज इक्वल टू 10% मिलेगा। अपने को भी तो आर ही मिला है, अपने को कितना सम इन्वेस्ट किया अभी तक मिला हुआ नहीं है। अब अपने पहली इक्वेशन जो थी इसमें आर की वैल्यू रख देंगे तो अपने को पी मिल जाएगा, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 10% इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 12,100, पी की जगह पे ऐसे का ऐसा ही 1 मल्टीप्लाई, अब प्लस, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस, आपकी टेक्स्ट बुक में ये भी गलती है, 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 2, ये प्लस है, बराबर। आपके टेक्स्ट बुक में इसकी भी गलती है 51 नंबर के पेज पे। सो P इज इक्वल टू 12,100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 2, उसका सॉल्यूशन करेगा तो आपको आंसर मिलेगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, जिससे 12,000 ना 100 रुपये और 13,000 ना 310 रुपये 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पे इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, ऐसा ये सम था, IMP था, समझने में भी थोड़ा हार्ड है, बराबर। ये करना ही है और इसके बाद का भी एक सम है वो भी करना है, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज डिपोजिटेड इन अ बैंक। अब ये बैंक वाले सम होते हैं ना, वो थोड़े हार्ड होते हैं, बराबर। एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज डिपोजिटेड इन अ बैंक एट द रेट ऑफ द 12% है। तो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है ना, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 12%, N इज इक्वल टू 20 ईयर। अब देखो यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज डिपोजिटेड इन अ बैंक ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 12% पर एनम, एनम मतलब कि साल। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। सिंपल सम है लेकिन IMP है। 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n, सो सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आंसर लेंगे, घर पे चले जाएंगे। एक कैलकुलेटर से हो सकता है, कैलकुलेटर से इसका आंसर करोगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉक टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, बराबर। जहाँ पे लॉक टेबल की जरूरत नहीं है वहां पे इसका दिमाग आप मत लगाना। ये लोगों जो जवाब है, आ जाओ। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक आगे चीज आती है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अब कॉन्टिन्यूअसली इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली काउंट किए जाए तो उसके सम चेंज हो जाते हैं, बराबर। तो पहले तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू P डॉट E, डॉट मतलब कि मल्टीप्लाई
उसका पावर है n मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्या है? लेट a principal of rupees p be invested for the n years at the rate of some rate दिया है r percentage of the interest per annum and let interest be compounded k times in a year. In this case we have फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, a माइनस पी, वो तो है ही, यहाँ पे लिखने की वो जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे नया फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे ये सम देखेंगे, अ पर्सन डिपोजिट्स ₹20,000 इन अ बैंक, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू आएगा 20,000, बराबर। रेट ऑफ द इंटरेस्ट है R इज इक्वल टू 4%, बराबर, पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अब कंटिन्यूअसली वर्ड यूज आया तो समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। R is equal to 4% per annum compounded annually. How much amount will be accumulated in his account after the 5 year? तो N is equal to 5 year, 5 साल के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा या होगा, बराबर। तो यहाँ पे A is equal to P dot E NR डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे P की जगह पे आएगा 20,000, E की जगह पे कुछ नहीं, N की जगह पे 5 साल, R की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय 100। इसका सॉल्यूशन करेंगे 20,000। अब 5 4 20 डिवाइडेड बाय 100, तो E रेज टू 0.2 होगा। अब यहाँ पे हुआ, इसको भी लॉग का यूज करके दो चीजों को बाइफरविकेट करेंगे, मतलब कि इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा होएगा 20,000 प्लस, अब ये 0.2 इसको बोलेंगे लॉग ई। कुछ नहीं करना है, ये जो था उसको नीचे लगा दिया और यहाँ पे लॉग और फिर ई, बराबर। ये तो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको भी लॉग देंगे, लॉग 20,000 प्लस 0.2 लॉग ई। लॉग टेबल का यूज करेंगे तो आंसर मिलेगा 4.3010 प्लस 0.2 इन ब्रैकेट 0.4343। तो अब 2.7183 ऐसा आएगा। ये जो 0.2 है ना, 0.2 लॉग ई, उसको जब आप टेबल में देखोगे, लॉग ई के टेबल में देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4343। आपको टेबल देखना आना चाहिए, बराबर। वो आ गया, फिर कुछ नहीं है। अब ये इसका आंसर आएगा लॉग ए इज इक्वल टू 4.3879। 4.3, अपने को इसको ही देखना पड़ेगा ना, बराबर। लॉग ए इज इक्वल टू 4.3879। फिर उसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो एंटी लॉग में आंसर मिलेगा 4.3879 का 24,430 रुपीज। यह IMP समझा, बराबर। एग्जाम में 100% पूछ सकते हैं। आगे नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक नया टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद का ही टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद का ही नया टॉपिक है। नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं RE, लेकिन वो तो बात की बात है। अपने फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं। RE इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 100, ये पावर में रहेगा E के -1, E का पावर R डिवाइडेड बाय 100 -1, बराबर। कुछ ये अलग है, बराबर। समझने के लिए तो अब इसका बहुत सारा डिटेल में कंसेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए है, एक तो इफेक्टिव रेट होता है, दूसरा नॉमिनल रेट होता है। थोड़ा थोड़ा समझाओ तो नॉमिनल रेट मतलब क्या, नॉर्मल रेट, और इफेक्टिव रेट मतलब क्या कि जो स्पेशल केस में प्रोवाइड किया गया है, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा वो ढूंढने, सब में ज्यादा पता चलेगा। फाइंड द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ द 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे अपने को R इज इक्वल टू 6% दिया है, K इज इक्वल टू 4 दिया है।
अब यहाँ पे अपने को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ढूंढना है बराबर, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे नॉर्मल वाला, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्टेड क्वार्टरली लिखा है। तो फॉर्मूला में पहले आपको समझा दूं, जब क्वार्टरली होता है तो आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 के ब्रैकेट ओवर रेज टू के माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे -1, यहाँ पे 1, आर की जगह पे 6, यहाँ पे 4, क्योंकि के की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 100, के की जगह पे अगेन 4 -1। इसका फॉर्मूला अपने को रखने, उसका डेटा रखने के बाद अपने पास कैलकुलेटर है, उससे सॉल्यूशन करोगे तो आंसर सीधा मिल जाएगा 0.0613। अब ऐसा आंसर मिले और आप नहीं लिख सकते बराबर। आपको यहाँ पे पूछा है, वैसे आपको इफेक्टिव रेट में देना है तो ये रेट नहीं हुआ, परसेंटेज पीछे आता है फिर ही वो रेट बनता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6.13%। अगर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया और यहाँ से जल्दबाजी में छोड़ दिया तो आधा मार्क्स काट लेंगे। आगे, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इफेक्टिव रेट 6%। यहाँ पे भी सीधा सीधा बोला है फाइंड द फोर्स ऑफ द इंटरेस्ट। फोर्स ऑफ द इंटरेस्ट क्या रहेगा जब इफेक्टिव रेट 6% होता है। तो यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है पहले तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने अभी समझाया था, वो आर ई इज इक्वल टू ई रेज टू आर डिवाइडेड बाय 100 -1। अब आर ई यहाँ पे कितना है 6%, उसको 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.06 इज इक्वल टू ई, आर की जगह पे अगेन 0.06 डिवाइडेड बाय 100 -1 करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस ए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस 0.06, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ये। अब इसको भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आंसर आने वाला नहीं है बराबर। तो इसका लॉग बनाएंगे e रेज टू r डिवाइडेड बाय 100 लॉग e इज इक्वल टू, इसका लॉग बनाएंगे लॉग 1.06। अब r डिवाइडेड बाय 100, इसका जब लॉग देखने जाओगे तो उसका वैल्यू सीधा आगे जो आया था वही वैल्यू 0.4343, क्योंकि वही वैल्यू मिलती है। तो इसका लिख देंगे, अपने टेबल में देखे बिना याद ही रखना है 0.4343 होता है। और log 1.06 देखने जाएंगे तो 0.0253। तो इसका आंसर सिंपल आ गया, r इज इक्वल टू 0.0253। ये डिवाइड में था वो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो 100 और ये नीचे चला जाएगा 0.4343। तो आंसर मिलेगा r इज इक्वल टू 5.2825%। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा तो आपके मार्क्स काट लेंगे बराबर। तो इजी था। A man wants to invest ₹50,000 for 5 years। समझो 50,000 रुपया वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है। He may invest the amount at 10% per year। तो 10% के लिए साल के 10% के हिसाब से वो रख रहा है। कंपाउंडेड इच क्वार्टरली, यहाँ पे के आपका क्वार्टरली मतलब कि 4 होगा, के इज इक्वल टू 4। अब और वो दूसरा ऑप्शन रख रहा है कि वो 10.50% के लिए भी रख सकता है। विच इन्वेस्टमेंट विल गिव बेटर रिटर्न। तो दोनों में से कौन सा उसके लिए सही ऑप्शन रहेगा, उसको किसमें ज्यादा ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो ढूंढना है। तो यहाँ पे अपने ऐसा करेंगे, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 के रेज टू के -1। वैल्यू लिखेंगे फटाफट, यहाँ पे टाइम बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब जो वैल्यू है लिखनी है, इसका आंसर कैलकुलेटर से लाना है। तो आंसर मिलेगा इसका कैलकुलेटर से आप करोगे तो 0.1038। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 10.38%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने r इज इक्वल टू 10% लिया
तो मुझे उसका सही में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला 10.38%, और वो यहाँ पे सोच रहा था मैं 10.50% पे इन्वेस्ट करूं, तो ये ऑप्शन उसके लिए गलत है। यहाँ पे उसको और भी 0.12% ज्यादा मिल रहे हैं। 12 समझ रहे हो? तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन इज बेटर। उसको 10% पे रखने से भी उसको फायदा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑप्शन 10.50% is higher than 10.38%. So his investment option at R 10.50% is बेनिफिशियल। बराबर, ये नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखोगे चलेगा, ऐसा ही बस इतना स्टेटमेंट लिख दोगे चल जाएगा। इतना भी नहीं लिखना इंग्लिश में आता है तो आप इतना लिख सकते हो कि ये क्या है 10.38%, ये क्या है 10.50%, तो बड़ा कौन सा होगा ये वाला, तो बस ऐसा लिख सकते हो। तो इससे समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऑप्शन बड़ा है, ये ऑप्शन कम है, तो उसको इसके लिए जाना चाहिए, बस इतना ही। लास्ट सम, a person deposited rupees 10,000 in a bank at the 5% interest calculate annually. बराबर, after 5 years the rate of the interest was 6%, and after 4 years the rate of the interest was 7%. Then find the amount after 12 years. यहाँ पे ईयर भी चेंज करके दिए है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज करके दिए है, तो अपने को यहाँ पे वो सब डेटा निकालना पड़ेगा। 10(1) = 5, तब R1 है 5, फिर है N2 = 4, तब R2 है 6, N3 = 3, तब R3 है 7%। बराबर, अब बोला क्या है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद वो अमाउंट क्या बनती है वो ढूंढ के देना है। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे P in bracket 1 plus R1 divided by 100 raised to N1, 1 plus R2 divided by 100 raised to N2, 1 plus R3 divided by 100 raised to N3। मतलब कि N1, N2, N3 अपने पास 3 साल का ही डेटा है तो इतना ही लिखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे 10,000, 1 plus 5 divided by 100 raised to 5, 1 plus R2 अपने पास है 6 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N2 है 4, 1 plus 7 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू है 3। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे आप तो आंसर मिलेगा 10,000 1.05 रेज टू 5, 1.06 रेज टू 4, 1.07 रेज टू 3। इसका सॉल्यूशन करोगे, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा 10,000, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.2763, 1.06 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.2625, 1.07 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.2250। इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 19,738.78 रुपीज। बराबर, इतना आंसर आता है। ऐसे अपना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। अपने पास 22 सम थे जो 3-4 वीडियो में अपने कवर करेंगे, तो आपको ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ये चैप्टर का कौन सा है वो थंबनेल में लगा दूंगा, तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं। यहाँ से चैप्टर चालू होता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट के 10 सम है, बराबर, और कंपाउंड इंटरेस्ट के 11 से सम चालू होता है 22 तक, तो उसके 12 सम है। टोटल 22 सम है, 10 सम सिंपल इंटरेस्ट के और 12 सम कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 3 टाइप के सम आ रहे हैं, एक तो रेट ऑफ इफेक्टिव वाले जो मैंने अभी ये लास्ट में गिने वो, और ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ये 2 सम नए ऐड हो रहे हैं लेकिन वो भी करने पड़ेंगे, बराबर।
तो वैसे ही आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये था यूनिट 2 का 3 नंबर का चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आगे यूनिट 3 का एक 4 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है, यूनिट 2 का 4 नंबर का चैप्टर है एन्युइटी। एन्युइटी में सम है अपने पास 20 सम है। तो 20 सम एक ही शॉट में ख़त्म कर लेंगे, एक ही वीडियो में 20 के 20 सम आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत ना पड़े कौन सा कहाँ से ढूंढना है। 1-2 घंटे का वीडियो जाएगा, लेकिन अपने एक में ही सब कवर कर लेंगे, बराबर। अब बात ये है कि ये चैप्टर में से ज़्यादा तो थियरी पूछी जाती है, फिर भी अपने ऑप्शन में अगर वो लोग सम डाले तो अपने कौन से करें, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसमें थियरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं पहले तो IMP पूरा एक बार एनालाइज कर लूँगा, उसके बाद है ना मैं जाऊँगा कि मुझे कौन सा पढ़ाना है। तो ये वीडियो पूरा एक ही शॉट में आप देख लो तो एन्युइटी, आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें से बोर्ड में कोई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कोई सम पूछे गए नहीं है, बराबर। यहाँ से ज़्यादा थियरी पूछी गई है। जैसे कि थियरी कौन सी है मैं बोल दूँ तो व्हाट इज़ द एन्युइटी, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युइटी, सिंकिंग फंड का डेफिनेशन पूछा है, उसका शॉर्ट नोट पूछा है, राइट द फॉर्मूला फॉर द ऑर्डिनरी एन्युइटी, गिव द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग एन्युइटी। बाकी कोई सम अभी तक यूनिवर्सिटी में पूछे नहीं गए हैं, बराबर। ना ही उन लोगों ने एग्जाम्पल में हाईलाइट किए कोई सम पूछा है, और ना ही उन लोगों ने वहाँ पे एक्सरसाइज में IMP जो सेक्शन है उसमें भी देखा है। मैं अभी यूनिवर्सिटी के पेपर देख लूँगा, उससे मुझे लगा कि एन्युइटी के सम पूछे जाते तो ही मैं सम कैलकुलेट करूँगा, बाकी मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो ज़रूरी लगे तो शेयर कीजिए, ज़रूरी ना लगे तो कुछ नहीं, अपने पास अपने मतलब के लिए रखें। आपका काम निकल रहा है, बाढ़ में जाए जनता।